तो आपके पास है प्लेन इन स्पेस, प्लेन इन स्पेस। अच्छा, अब प्लेन को हम डिफाइन कैसे करें? हाँ, डिफाइन तो करेंगे। प्लेन प्लेन क्या होता है? तो कहता है कि कोई एक ऐसा सरफेस जिसपे अगर हम दो पॉइंट लें, क्या लें, और उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बने वो इंटायरली उसी सरफेस पे अगर लाई करे तो हम बोलेंगे वो क्या है? सरफेस, प्लेन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे बॉडी है, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया ए और एक पॉइंट हमने बी ले लिया, तो ये जो लाइन है ये बी, ये किस पे लाई कर रहा है? इस बोर्ड पे। लेकिन अगर ये हमने ए ले लिया और यहां कोई बी पॉइंट ले लिया और तब ऐसे लाइन खींचा, तो क्या ये प्लेन है? क्या नहीं। तो ये तो फिर तो स्पेस में अलग अलग जगह लाई कर रहा है। तो प्लेन का सिंपल सा मतलब है कि आप 2 3 4 पॉइंट जब ले लें, सारे को ज्वाइन करें, तो जो लाइन सेगमेंट है वो किस पे लाई करना चाहिए? इंटायरली उस प्लेन पे। बात समझ में आ रहा है? लिख लेगा डेफिनेशन। A plane is a surface. A plane is a surface such that if any 2 points, such that if any 2 points, any 2 points are taken on it, are taken on it, comma, the line segment joining them, the line segment joining them lies completely on the surface, on the surface, on the surface। अब अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो लाइन पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? उस आपके सरफेस पे लाई करना चाहिए, उसको हम प्लेन कह रहे हैं। अब जब आप अलग अलग तरीके के बुक पढ़ोगे ना, तो बड़े अलग अलग तरीके से शुरुआत करता है इसको। सबसे पहला इक्वेशन जो अलग अलग बुक में दिया रहता है, कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ऐसे बोल सकता है, एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर, यानी परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। मैक्सिमम एनसीईआरटी या मैक्सिमम बुक जो है यहीं से शुरुआत करती है। फिर उसके बाद वो प्लेन का एक इक्वेशन पढ़ाता है जिसको नॉर्मल फॉर्म बोलता है। क्या बोलता है? दोनों तरीके से सही है, लेकिन हम इसको कहानी की शुरुआत इसके नॉर्मल फॉर्म से ही करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक प्लेन है जो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे वो प्लेन है। तो उस प्लेन का जब इक्वेशन हम निकालेंगे बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट कि वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस डी पे है, जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर जिसको हम यूनिट वेक्टर लेंगे, जिसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, तब इससे जो इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा क्या आएगा? नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन आएगा, जिसका इक्वेशन बहुत सिंपल है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, जहां एन कैप जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और डी जो है वो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है। इसी चीज को अगर हम बात कर लें कि एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, किसके? एन कैप नहीं, किससे? तो इक्वेशन होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। अब यहां डी जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो सर ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? अब इस एन वेक्टर को अगर हम एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यही एन कैप बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और उधर जाके डी डिवाइड बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी चीज हम पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी हम किसी भी प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन का जो राइट साइड होता है वही हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन कहलाता है। और एक किसी पॉइंट से गुजरता है तो इक्वेशन ऐसे बनता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर जिससे वो प्लेन गुजर रहा है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 0। इज इक्वल टू कितना? हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, एन वेक्टर और ए वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर ए वेक्टर कोई पॉइंट है जो प्लेन में लाई कर रहा है और एन वेक्टर अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हुआ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ कहानी इस तरीके से बन रही है। हमें सारी चीजें पहले इसलिए बता दी ताकि थोड़ा सा जब हम चीजें लिखें तो आपको समझ में आए।
तो सबसे पहला चीज इसमें हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो हम मान लीजिए कि एक प्लेन ले लेते हैं, हमारे पास ऐसा एक प्लेन है, ऐसा हमने एक प्लेन ले लिया, इससे हम ओरिजिन से इसकी कुछ डिस्टेंस, यहां मान लीजिए हमने ओ ले लिया, और यहां से इसकी कुछ डिस्टेंस हम ले लेते हैं डी। क्या ले लेते हैं? डी। और इस प्लेन में हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम ले लेते हैं पी, ऐसा एक पॉइंट लेंगे पी, इसकी पोजीशन वेक्टर हम आर वेक्टर ले लेते हैं, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चे? आर वेक्टर। और एक हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर, किसके? यानी एक लाइन ऐसे गुजर रहा है, यहां ए नॉर्मल है और ए हमारा क्या है बच्चे? एन का। क्या है? तो क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार हैं कि इसका नाम हम ओ और इसका नाम अगर हम पी दिए तो इसका कुछ नाम एन दे देते हैं? क्या नाम देते हैं? तो सभी जानते हैं कि ओ एन वेक्टर जो है वो बेसिकली डी एन कैप है। सोच लो, ये डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है? डी, और किसके डायरेक्शन में ले रखी है हमने? एन कैप। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? तो ओ एन वेक्टर हमारे पास है। और एक बात बता मुझे कि अगर हम एन पी वेक्टर की बात करें, किससे? एन पी वेक्टर। थोड़ा सोचना और बताना, क्या ये एन पी वेक्टर जो है और क्या ये जो ओ एन वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर है क्या? हाँ है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। हम फिर वही बताने की आपकी कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक पी पॉइंट है, कोई यहां एक मान लीजिए चौक जो है पी पॉइंट है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, कोई एन वेक्टर यहां है, तो एन वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर नहीं है क्या? अरे है या नहीं है? तो क्या आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो एनपी है, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करके हम बना रहे हैं, ये दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं? प्लेन पे लाई कर रहे हैं। एन और पी दोनों किस पे लाई कर रहा है? प्लेन। तो ये लाइन सेगमेंट भी किस पे लाई किया? तो अगर कोई वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन सेगमेंट के भी परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आ रहा? समझ पा रहे? जैसे हम मान ले इस बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, हम इस बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, कोई एक वेक्टर यहां पे है ऐसे, है ना? तो क्या ये वेक्टर जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है वो हमारे परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या? तो यानी आप बोलोगे ना कि एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर जो है वो कितने के बराबर है? सर उसके लिए आपको बोर्ड के पैरेलल नहीं होना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम बोर्ड में लाई ही तो कर रहे हैं, ये जो दो पॉइंट, हम दो पॉइंट से जो मिलके बन रहे हैं वो दोनों पॉइंट क्या एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे थे? अब सोचना पैरेलल की कंडीशन क्या है? क्या पैरेलल? हमें इसमें पैरेलल की जरूरत क्या है? हम तो दो पूरे की पूरी तरीके से उस बोर्ड में ही लाई कर रहे हैं, तो हम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो हम तो उसके साथ कोलिनियर में बैठे हुए हैं। कोप्लानर की बात छोड़ दे, अगर हम इस पूरे बोर्ड पे ही फैले हुए हैं तो ये बोर्ड और हम दो अलग अलग हैं क्या? बोर्ड के हिस्से हैं हम, इमेजिन कर रहे हो क्या कि सर बोर्ड पे लेटे हुए हैं? एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर कितना होना है बच्चे? 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये यहां से आपको फिगर से समझ में आ रही है? अच्छा एनपी वेक्टर अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? पोजीशन ऑफ, यहां लिखते एनपी वेक्टर, पोजीशन ऑफ पी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ एन वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ पी वेक्टर है हमारे पास आर वेक्टर, और पोजीशन ऑफ एन वेक्टर को अभी हमने लिखा डीएन कैप। सोच ले, यानी यहां से तुम लिखोगे कि सर आर वेक्टर डॉट डी एन कैप, और डॉट यहां से डी एन कैप का प्रोडक्ट कितना है? एक बात बता, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि डी 0 नहीं है। डी 0, तो अगर ए 0 नहीं है तो किसको 0 होना है? तो यहां से तुम बोलोगे ना कि सर आर वेक्टर डॉट डी एन कैप, और डॉट एन कैप को कितना होना है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि डी 0 नहीं है तो डी को हमने पहले ही हटा दिया। तो अब यहां से जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आर वेक्टर डॉट एन कैप और माइनस का डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू कितना? तो क्या ये तुम्हें आर वेक्टर और डॉट आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी दिख रहा है क्या? और यही कहलाता है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। रुक जा, इसको हम इक्वेट करेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए, नॉर्मल फॉर्म। और डी कहलाता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम, इस बात को समझना। अगर मान ली इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लेके चले, ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चे? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया ये? अब अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लेके चले, कार्टेशियन फॉर्म लेने का मतलब है कि हम ओपी वेक्टर को कुछ ले लें, आर वेक्टर को हम कुछ ले लें, कार्टेशियन फॉर्म में समझना थोड़ा सा,
कि हम आर वेक्टर को कुछ ले लेते हैं, जिसको हम ले लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का कितना बच्चे जेड के ले ले। और जो हमारा ये हमने आर वेक्टर ले लिया, मतलब किसका ले लिया, ओपी वेक्टर। अब हम ओएन वेक्टर ले लेते हैं। ओएन वेक्टर मतलब डायरेक्शन, रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आप कुछ भी ले लो, है ना। तो मान लो एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइन है एन कैप का, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसका बच्चे एन कैप। एन कैप मतलब समझ रहे हो यूनिट वेक्टर कितना। तो इसको अगर यहां पर रख देते हो तो तुम्हें यहां से इक्वेशन मिल रहा है एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इक्वल टू कितना बच्चे, यही हमारा कहलाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल फॉर्म क्या पढ़ा, लेकिन ओरिजिनल शुरुआत बुक कहां से कर रहा है वो भी समझ, बुक थोड़ा उल्टा चल रहा है। अगली शुरुआत जो ओरिजिनल एनसीईआरटी या कोई भी बुक यहां से कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, जिसको पोजीशन वेक्टर लेना है कितना बच्चे ए वेक्टर, एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर एंड वेक्टर। कितना है ये बच्चे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और क्या हो रहा है बच्चे एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यानी अगर हम फिगर से समझाएं तो कुछ ऐसी बात कि यहां कहीं एक एन वेक्टर बैठा है जो इसके परपेंडिकुलर है, और ए जो है हमारा यहां कोई एक प्लेन जो है किसी ए पोजीशन वेक्टर से गुजर रहा है, ऐसा कुछ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। ये पॉइंट हम पी ले लेते हैं, इसी प्लेन पे लाई करा रहे हैं तो ये आर वेक्टर ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब फिर से मुझे बता कि अगर हम इस ए और पी को ले ले तो ये बात जान रहे हैं ना तुम कि एपी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके एन वेक्टर। यस सर। तो तुम बोलोगे कि सर एपी वेक्टर और डॉट एन वेक्टर कितना होना है। यस सर नो। एपी वेक्टर को जो तुम लिखने जाओगे पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और डॉट यहां क्या लिखोगे एन वेक्टर इक्वल टू ए है इक्वेशन ऑफ प्लेन। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना 0। अब बुक इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता है आर वेक्टर डॉट कितना एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, अब ए तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया तो इसको कैसे लिख देगा बच्चे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू व्हाट डी। क्या लिख दिया, बात समझ में आ रही है। ए हमारा हुआ वेक्टर इक्वेशन, क्या हुआ। अब इसका हम कार्टेशियन इक्वेशन ही बताएंगे, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं। यहां जो डी है, यहां जो डी है लिखेगा डिस्टेंस, यहां लिखेगा नॉट द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस, तो सर ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या, तो यहां हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, इसी को आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या करेगा, और इधर भी क्या लिखेगा, यानी इसी को तुम लिखेगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। क्या लिख देगा, ये अब किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल फॉर्म में। किसमें, जहां p की वैल्यू है d अपॉन कितना n वेक्टर का, और a जो अब p है ये है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। क्या ये बात समझ में आई। तो शुरुआत यहां से करता है कि अगर कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है और किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो उसका इक्वेशन होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना 0, और सिंप्लीफाई करके आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू व्हाट डी। अरे आई बात समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन है। चूंकि ये आपका देखोगे ध्यान से तो ये आपका एक सॉल्व होके कितना आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेगा, इसको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d या प्लस d, कुछ भी लिख सकता है। हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है, जगह कम है तो इतना लिख, फिर बाकी चीजें और इसमें लिखवा लेते हैं। बस हमें आपको समझाना चाह रहे थे कि ओरिजिनल शुरुआत जो यहां से होती है और फिर अलग से वो बुक पढ़ाता है क्या नॉर्मल फॉर्म, लेकिन ओरिजिनल शुरुआत यहीं से होता है। हम किसी प्लेन को ओरिजिन से लेके चल रहे हैं और फिर उसका हम दूसरा रूपांतरण पढ़ रहे हैं, तो यहां से यहां जाने से बेहतर है पहले यहीं समझ जा, उसके बाद यहां आ जा। बात समझ में आ रही है, नोट करेगा फिर और चीज बता रही है इसमें।
तो ये बात हो गई आपके किसके वेक्टर फॉर्म की। अच्छा, अब थोड़ा इसका हम कार्टेशियन फॉर्म देखें कि किस तरीके से जा रहा है। अच्छा, इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बुक में दिया, इधर लाके माइनस डी प्लस डी एक ही चीज है, वो तो अलग अलग कंडीशन में हम देखेंगे किस तरीके से जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको इक्वेट कर लें कि अगर हम इसको हम लेके जाना चाहते हैं किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म है, अगर इसका हम कार्टेशियन फॉर्म देख ले तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम कुछ चीजें थोड़ा ले लें। जैसे मान लीजिए आर वेक्टर को हम ले लेते हैं एक्स आई का प्लस का वाई जे का प्लस का जेड के, ऐसा ले लिए। और हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसको हम ले लेते हैं x1 i का प्लस का y1 j का और प्लस का कितना बचे z1 k का, जिससे ये पास हो रहा है। और हमारे पास एक वेक्टर है n वेक्टर जिसको हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए a i का प्लस का b j का प्लस का कितना बचे c k का। यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्लेन है ये पॉइंट x1, y1, z1 से गुजर रहा है और ये पॉइंट a b c जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का उसके ये क्या है परपेंडिकुलर है। तब इसका इक्वेशन जो बन रहा है थोड़ा समझने यहीं से r वेक्टर माइनस a वेक्टर, यानी क्या तुम्हें x माइनस x1 दिख रहा है क्या और y माइनस y1 दिख रहा है क्या और z माइनस z1 दिख रहा है क्या, हाँ या ना बोल। और एक किसके परपेंडिकुलर है n वेक्टर के, यानी a b c। तो क्या हम इसको a से मल्टीप्लाई करें, इसको b से और इसको c से, और सबका सम कितना आने वाला है? क्या ये बात समझ में आई? यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वो होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू कितना 0। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल फॉर्म से लेके आते हैं कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा थोड़ा सा कि हमारे पास इक्वेशन मान लीजिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब ये हम नॉर्मल फॉर्म में ऐसा इक्वेशन देखे lx में लिखा था, कोई फर्क नहीं। अगर कोई पॉइंट जो है इस प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी आप बोलोगे ना कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ax1 प्लस by1 प्लस का कितना बचे cz1 और प्लस का d इक्वल टू है ना। अगर कोई p पॉइंट मान लीजिए x1, y1, क्या बचे z1 इस पे लाई कर रहा है, इसी प्लेन में, ये प्लेन जो है किससे गुजर रहा है x1, y1, तो ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करेगा तो ऐसा कुछ होगा। तो यहां से जब तुम b की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस का ax1 माइनस प्लस का by1 और प्लस का cz1 आएगा और इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन में उठा के पुट कर d वाले में। तो जैसे देखोगे तुम्हें ऐसा दिखेगा ax प्लस by प्लस का कितना cz माइनस यहां आ जाएगा ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 इक्वल टू कितना, देख कॉमन करके देख तो आ रहा है क्या ax माइनस x1 प्लस का by माइनस और प्लस का cz माइनस इक्वल टू कितना। बात समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो क्या यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको निकालने के लिए पूछे तो कोई दिक्कत है, निकल जाएगा पक्का। अब अगर मान ले कि कोई लाइन है, इसी से हम कंक्लूड कर लेते हैं, फिर इसका हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। अब अगर इसी चीज में हमसे पूछ दे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए, क्या निकालिए बच्चे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन, जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपके पास x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए x3, y3, z3। क्लियर? अगर ये 3 पॉइंट से हमारा कोई प्लेन पास हो रहा है तो पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1। हम लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1। क्या लिखेगा बच्चे, a x माइनस b c इक्वल टू, ये जैसे प्लेन का इक्वेशन आया यही प्लेन पास हो रहा है ना x2 से और x3 से, हाँ या ना। तो ये जैसे प्लेन पास हो रहा है एज दिस प्लेन
passes through किससे पास हो रहा है बच्चे, x2, y2, z2 एंड किससे x3, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब किसके जगह रखोगे, x के जगह ना, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा क्या, a x2 माइनस b y2 माइनस प्लस c z2 माइनस, और एक इक्वेशन दिखेगा a x3 माइनस अरे आया क्या, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्या ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड पुट इन इक्वेशन टू गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, टू गेट इक्वेशन ऑफ, सारे पे क्वेश्चन बता रहे, चिंता नहीं। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्मूला है जिसको हम जेई में इस्तेमाल करेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट, सीधा सीधा बात है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस z2 माइनस x3 माइनस x1, y3 माइनस और z3 माइनस, डिटरमिनेंट कितना, यही होगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। क्लियर है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, इतनी चीज भी, इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं फिर आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, नोट कर लो। ये क्या है सभी को पता है ना, नॉर्मल वेक्टर, क्या बच्चे, तो आप यहां बोलोगे ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, हो गया। बेटा दे, चलो ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point having position vector, passing through a point having position vector, having position vector 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, ठीक, and perpendicular to the vector, and perpendicular to the 2i cap minus j cap, 2i cap minus j cap plus 2k cap, आगे कह रहा है also reduce it to Cartesian form, Cartesian, ठीक है। चलिए, तो सीधा सीधा इक्वेशन है हमारे पास कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो हमने पढ़ रखा है कितना बच्चे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कितना बच्चे, एन वेक्टर इक्वल टू कितना 0, ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, या फिर आप इसी को कैसे लिख रहे हो बच्चे, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यस और नो। तो अगर इस तरीके से हम लिखें तो लिखेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर हमारे पास कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस का कितना इज इक्वल टू ए वेक्टर हमारे पास कितना है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का कितना 2k कैप,
तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप इक्वल टू 2 टू जा 4 और माइनस 3 कितना हो गया 1 और माइनस 8 1 माइनस 8 कितना आ गया -7। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे -7। यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या ये बात समझ में आई? ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? तो अगर इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बस यहाँ क्या डाल देना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो इक्वेशन लिख दे सीधे सीधे 2x माइनस का y प्लस का 2z और प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चे? कार्टेशियन। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा एक बात समझ, अगर इसी क्वेश्चन को हम बोल दे कि नॉर्मल फॉर्म में इक्वेट कर और डिस्टेंस बता ओरिजिन से, किससे? हम इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं, इसी में reduce it into normal form and find distance of plane from origin। from हमें ओरिजिन से इस प्लेन का क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। एक बात बता, ए है हमारा आर वेक्टर, ए है एन वेक्टर, तो हम जब इसको रिड्यूस करेंगे तो लिखेंगे आर वेक्टर डॉट कितना 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप। सोचना थोड़ा सा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई, हाँ है ना? तो तुम यहां से बोलोगे कि सर ये आएगा आर वेक्टर डॉट कितना, हम लिख देते सीधे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप डिवाइडेड बाई कितना, और इधर लिख देंगे -7 बाई, अरे आया नहीं आया? यही जो वेक्टर है आपका क्या कहलाएगा बच्चे? एन कैप। और ये जो है यही कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को कि कैसे किसी प्लेन को हमें नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है? रिड्यूस करना है, हाँ है ना? कोई दिक्कत? जैसे मान लो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें केवल इसी पे क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, समझेगा थोड़ा। कुछ क्वेश्चन वैसे मौखिक आपसे पूछ लेते हैं कि आपसे होगा कि नहीं। जैसे कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 5। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन का इक्वेशन दिया है आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 5। बता दे भैया। हाँ, इसका क्या कर देंगे सीधा, ये हमारा एन वेक्टर है, क्या है? तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? यही हमारा क्या होगा? तो लिख देंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप डिवाइडेड बाई 4 4 8 और 3, यही आएगा हमारा एन कैप। यस और नो? ओके, अगला क्वेश्चन देख, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x minus y minus 2z minus 9 equal to 0 from the origin, from the origin। अच्छा एक बात बता, क्या इसको हम ऐसे लिखे? क्या समझ, थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, समझ। 2x minus y माइनस कितना इज इक्वल टू कितना? तो क्या सभी को पता है कि हम इसको लिख रहे हैं आर वेक्टर, और यहां लिख रहा है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस इज इक्वल टू, और सभी को अब दिख रहा है कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बाई, और यही हमारा क्या है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि कार्टेशियन से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्टेशियन से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अच्छा अब समझना थोड़ा सा,
कि जैसे एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू हमारे पास है 3 -3 1, 3, -3, 1, ठीक है, एंड नॉर्मल टू द लाइन, एंड नॉर्मल, इसको इधर लिख देगा कंफ्यूजन होगा, नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3 4 -1 and 2 -1 5. Distance of plane from origin. ठीक है, हमसे कह रहा है कि आप यहां से क्या करें, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। हम दोनों निकाल देंगे, कार्टेशियन भी निकाल देंगे, वेक्टर भी निकाल देंगे। सबसे पहले तो हम देख लें कि ये किससे पास हो रहा है। तो हमारे पास ए वेक्टर दिख गया है, और ए वेक्टर दिख गया है 3i कैप -3j कैप और प्लस का k कैप, और ये जो लाइन इससे ज्वाइन होने के बाद बन रहा है उसके परपेंडिकुलर है, यानी हमें n वेक्टर भी दिख गया है। वो दिख गया 2 -3 दैट इज -i कैप, -1 और -4 दैट इज -5j कैप, एंड 5 + 1 दैट इज 6k कैप। क्या ये दिख गया क्या? तो सबसे पहले तो हम लिखने वाले हैं इसका वेक्टर फॉर्म, दैट इज r वेक्टर डॉट कितना, -i कैप -5j कैप और प्लस का 6k कैप इज इक्वल टू d, दैट इज a वेक्टर डॉट। तो 3 -1 -3 -3 -5 प्लस का कितना आ गया 15 और 1 और प्लस 6 15 6 21 में -3 कितना आ गया 18, यानी ये आ गया हमारे पास 18। यानी हमारा पहला इक्वेशन आया r वेक्टर डॉट -i कैप -5j कैप प्लस का 6k कैप इज इक्वल टू कितना 18। ये कौन सा फॉर्म आया बच्चे? तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं माइनस का x प्लस, यहां लिख देते हैं माइनस का x माइनस का प्लस का इज इक्वल टू, क्या सभी को पता है कि x प्लस का 5y माइनस का 6z और प्लस 18 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया बच्चे? कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 18 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बेसिक कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहा है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है इतनी बात? नोट कर। टू द लाइन सेगमेंट लिखे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B। तो अगर इस दोनों पॉइंट से मिलकर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी वही क्या है n वेक्टर। समझ पा रहा है? कोई दिक्कत है? नोट करें, हो गया, इधर मिटा दे। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, find the equation of plane through the points a 2 2 -1, b 3 4 2 and c that is 7 0 6, 7 0 6। इससे हमारा क्या करना है, 3 पॉइंट्स हैं जिससे हमारा प्लेन पास हो रहा है, उससे हम क्या कीजिए, आप इक्वेशन बताइए। हम दोनों तरीके एक ही क्वेश्चन में बता रहे हैं। सबसे पहला समझेगा, हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a that is 2 2 -1 is a x -2 प्लस का b y -2 प्लस का c z + 1 इक्वल टू 0। क्या सही लिखा? किसका इस्तेमाल किया? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, जहां ए बी सी जो है
वो हमने डायरेक्शन रेशियो दे रखा है नॉर्मल वेक्टर का, ठीक है। जैसे ही हमारा प्लेन आया, इसी प्लेन पे वो दोनों पॉइंट लाई करेंगे, क्योंकि ये प्लेन जो है उससे भी पास हो रहा है, हाँ। एज दिस प्लेन passes through किससे भैया 3, 4, 2 एंड किससे 7, 0, 6, hence this point satisfy the above equation, yes or no? तो रखे क्या, जैसे ही हम यहाँ 3 रखे, 3 - 2, 3 - 2 कितना आ गया, a आया क्या, अरे आया। फिर यहां हम 4 रखे, 4 - 2 और फिर हम 2 रखे तो 2 + 1 इक्वल टू कितना, पहला इक्वेशन। जैसे ही हम 7 रखे, 7 - 2 कितना आ गया, हमने रखा 0, 0 - 2 कितना आ गया, और फिर हमने रखा 7, 6 + 1 कितना आ गया, 2 इक्वेशन बन जाएगा क्या। a लिखा, a के नीचे हमने लिखा 2 और यहां से उठाया -2, यहां से उठाया 3 और यहां से उठाया 7। फिर हमने b लिखा, यहां लिखा 3, 7 और यहां लिखा 1 और 5 और फिर हमने c लिखा और c के नीचे लिखा हमने 1, 5 और 2 और -2 और यहां क्या लगा दिया, आया। तो a की वैल्यू जो हमें आ रही है, और ये 7 × 2 = 14 - 6 + 6, तो ये आ गया 20 लैम्डा। सोच ले a की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 लैम्डा, ओके। इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ b की वैल्यू 5 × 3 = 15 - 7 कितना, 8 लैम्डा, और c की वैल्यू -2 - 10 -12 लैम्डा, आया ना। जैसे ही a b c की वैल्यू आई, हम इक्वेशन में पुट किए, इक्वेशन में पुट किए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस प्लस 8 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2 और -12 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय z + 1 इक्वल टू, कोई कंफ्यूजन, क्या कॉमन हो रहा है सब में से, 4 कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 4 लैम्डा हमने हटा दिया, क्या हटा दिया बच्चे, 4 लैम्डा जैसे हटाया, यहां बचा कितना 5, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 × x कितना, 5x - 10, सोच ले। फिर यहां से हमारा 4 कॉमन होने के बाद ये आ जाएगा प्लस का 2y और माइनस का 4, सोच ले। और फिर यहां से हमने 4 कॉमन किया तो ये माइनस का 3z और प्लस का नहीं सर माइनस का कितना 3 इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन आ रहा है आपके पास कितना बच्चे, 5x प्लस का 2y माइनस का 3z और -10 - 4 -14 -17 इक्वल टू कितना 0। बोला है, कोई कंफ्यूजन है। लेकिन अगर इसी को हम किस फॉर्म से करना चाहें, डायरेक्ट डिटरमिनेंट वाले फॉर्म से, तो सॉल्व हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या गलत है, हाँ है ना। तो हम सीधे डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन x - x1, x - x1 क्या लिया, x1 को हमने 2, y - y1 2 और z - z1 यानी z + 1, हाँ है ना। यहां हम रख रहे हैं x2 - x1 क्या बच्चे, 3 - 2 दैट इज 1, 4 - 2 दैट इज 2 एंड 2 - +1 3, हाँ है ना बोल। फिर हमने रखा 7 - 2 कितना आ गया बच्चे 5, फिर हमने रखा 0 - 2 दैट इज -2 एंड 6 - +1 7 इक्वल टू कितना रख दिया बच्चे हमने 0। अरे आया, चल सॉल्व कर। x - 2 को तुमने मल्टीप्लाई किया 7 दूना 14 6 20 से, हाँ है ना। और प्लस नहीं माइनस, y - 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, y - 2 7 और -15 -8 और प्लस z + 1 को तुमने मल्टीप्लाई किया किससे, -2 -10 यानी -12 इक्वल टू कितना 0। अरे आया समझ में, ये आ गया 20x माइनस का 40 माइनस प्लस का 8y और प्लस का 16 माइनस का 16, ओके। और यहां से आ गया माइनस का कितना 12z और माइनस का 12 इक्वल टू 0। 20x 5x प्लस का 4 कॉमन हो गया, कितना हो गया 2y, ठीक है। 4 कॉमन हो गया माइनस का 3z, यहां से 4 कॉमन कर लिया था 10, यहां से 4 कॉमन कर लिया था 4 और यहां से 4 कॉमन कर लिया था 3 यानी -17 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 0। बोला आया, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों जानना जरूर,
क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हम आगे भी करेंगे जब हम एक पॉइंट से पास कराएंगे, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कराएंगे, दो प्लेन के परपेंडिकुलर कराएंगे, दो लाइनें, कंडीशंस बनते चला जाएगा। तो इस मेथड का आना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम इसको और आगे की तरफ समझ सके। ठीक है, हो गया। चलिए थोड़ी सी बात और लिख लेते हैं पहले। तो इसके अभी हमें जो आपके पास 3 पॉइंट्स थे उससे हमने क्या देख लिया कि किस तरीके से हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अब वेक्टर फॉर्म ना देके क्या दे दिया हो, सॉरी पॉइंट्स ना देके हमें कोई वेक्टर दे दिया हो, पोजीशन वेक्टर दे दिया हो, तब हम उसके प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ऑब्वियस सी बात, अभी भी हमें क्या निकाल रहे हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं एक तरीके से, ध्यान से देख पा रहे हो, सिंपल है। थोड़ा सा इसमें वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 points having position vector a vector comma b vector and c vector is a vector b vector c vector ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू कितना बच्चे जी। कैसे बना क्या बताया या समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट आपने ए बी सी ले रखा है, क्या ले रखा है, तो अगर ए बी सी ले रखा है, जैसे मान लीजिए अगर उसमें जाना चाहते हैं तो x1 कॉमा क्या ले रखा है, y1 कॉमा z1 ले रखा है आपने, b क्या ले रखा है, x2 कॉमा y2 कॉमा z2, और c क्या ले रखा है आपने, x3 कॉमा y3 कॉमा। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर आप बात करें कि हाँ ये पॉइंट है, तो हमारे पास कोई एक पॉइंट हम ले लेंगे, p पॉइंट को जनरलाइज करने के लिए हम क्या ले लेंगे, p पॉइंट ले लेंगे जिसको हम x y z मान लेंगे। मान लीजिए कोई p पॉइंट हमने ले लिया x y z। तो एक बात बताओ, AP वेक्टर कौन सा वेक्टर, और फिर से हमारे पास BA वेक्टर और CA वेक्टर, क्या ये सारे कोप्लानर होंगे क्या। अगर 3 पॉइंट हमारे यहां से समझना, इस प्लेन में अगर हमारे पास 3 पॉइंट है A B और C, और यहां कोई P पॉइंट है, तो हमारा ये P पॉइंट जो है यहां से A, क्या ये AP वेक्टर, BA वेक्टर और CB वेक्टर ये सारे कोप्लानर नहीं होंगे क्या, होंगे ना। तो क्या तुम ये नहीं बोलोगे कि यहां से ये बात तो बोलोगे ना कि AP वेक्टर, BA वेक्टर और CA वेक्टर ये सारे ट्रिपल प्रोडक्ट कितना है। AP वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, अगर पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो तो R वेक्टर माइनस, क्योंकि अगर आप इसने P माना है तो इसका पोजीशन वेक्टर आप R मानोगे, तो आप बोलोगे ना सर एक काम करो ना, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट यहां क्या लिखोगे BA, तो BA को क्या लिखोगे, BA वेक्टर को क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर लिखो या बी ए वेक्टर लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क। तो अगर यहां आप लिखोगे तो लिखोगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और क्रॉस क्या लिखोगे सी ए वेक्टर, मतलब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कैसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। हाँ या ना वो। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देख आर वेक्टर डॉट दिस, आर वेक्टर डॉट दिस, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये पता है सभी को। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट, इसको सॉल्व करें क्या लिखेंगे, बी क्रॉस सी माइनस, हाँ कैसे लिखेंगे, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए,
ऐसे लिखना बी क्रॉस ए, फिर क्या लिखेंगे माइनस ए क्रॉस सी और प्लस का ए क्रॉस, यहां लिखोगे ए क्रॉस ए क्या हो गया आपके पास 0, तो यहां से आ गया कितना बच्चे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहां आ गया बी क्रॉस सी, अच्छा ए क्रॉस बी सोच ले और प्लस का सी क्रॉस ए सोच ले, प्लस कर दिया। अच्छा एक बात बता, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी क्रॉस ए दिख रहा है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए दिख रहा है क्या, ए वेक्टर के साथ सारे मल्टीप्लाई होंगे, आर वेक्टर को हम बाहर छोड़ देंगे, हाँ है ना, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आर वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस और प्लस का सी क्रॉस और माइनस ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस और प्लस का सी क्रॉस, लिखेंगे क्या इक्वल टू हमारे यहाँ पे अभी भी क्या है सारे 0 है, बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा ए तो 0 होने जा रहा है यहां से समझ कि एक यहां बनेगा आर वेक्टर ए क्रॉस बी, तो इसको क्या लिखोगे आर ए बी और आर बी सी आर सी ए, हाँ है ना, तो लिखेगा आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस का क्या लिखेगा आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस का आर वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ है ना। वो यहां से ए तो गया, तो यहां से माइनस क्या आएगा ए बी सी और फिर क्या आएगा बाकी तो खत्म हो गया, बात समझ में आ रहा। तो ये क्या पूरा का पूरा इधर चला जाएगा क्या ए बी सी, ये पूरा का पूरा ए बी सी, तो यानी यहां से तुम देख पाओगे तो आएगा आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का कितना आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और प्लस का कितना आर वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना बच्चे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब थोड़ा ध्यान से देखेगा तो हम आपको एक इमेजिन करा के दिखा दें, यह है ax by cz इज इक्वल टू डी, नहीं आया, तो यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो यहां हमने थोड़ा गड़बड़ लिखा है ए बी सी है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा बच्चे। प्रूफ करने के बाद ए कितना आ रहा है बच्चे आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस कितना आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और प्लस का कितना आर वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो, जो कि इस तरीके से जाना बेवकूफी है। हमारे पास अगर 3 दिया है तो हम सीधा सीधा एक ही डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहेंगे, बात समझ में आ रही है। चल ठीक है, इससे हमें वो जरूरी था, हमें जो इसमें चीज पढ़नी है वो कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमारा P जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है, नोट करके कुछ बात लिख लेगा। इफ P is perpendicular distance from origin, P is the perpendicular distance from origin on this plane, इसी प्लेन की बात हो रही है जो हमने डिराइव किया है। तो हमारा जो P की वैल्यू जो होगी वो होगी देन P जो होगा वो होगा A B C ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइड बाई नीचे कितना लिखेंगे बच्चे n, क्या लिखेंगे n, जहां n जो है वेयर n जो है वो है आपका A क्रॉस B, ठीक है, B क्रॉस C और प्लस का कितना C क्रॉस A माइनस। उम्मीद करते हैं समझ में आया। A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A यहीं से समझ ले, बात समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हैं, क्या दिए बच्चे, इफ 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर A वेक्टर कॉमा B वेक्टर कॉमा C वेक्टर एंड D वेक्टर, 4 वेक्टर दिए हैं A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर और D वेक्टर, लाइज इन द प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है, कोप्लेन। क्या बच्चे, अब 3 वेक्टर का तो हमने पढ़ रखा, अगर 4 पॉइंट दिए और चारों पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, तो एक बात तो तय है कि जो चौथा पॉइंट है उसको भी उस प्लेन के इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में हम आपको समझाएं तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लिया था अभी, और चौथा पॉइंट होता उस पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह रख देते, तो अगर वो सेटिस्फाई कर देता तो हम बोल देते कि वो भी पॉइंट उस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं सेटिस्फाई करेगा तो लाई नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां निकाला
जैसे यहाँ सब देख, मेन इक्वेशन यही है जो याद रखेगा, ज्यादा बेहतर ऑप्शन यही है। हम तुमको बताएं मेन इक्वेशन यहां से ऐसे याद रखेगा, आर वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस का कितना बचे बी क्रॉस सी और प्लस का कितना सी क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना ए बी और सी। ज्यादा बेहतर ऑप्शन यही है प्लेन का। नहीं लगाया क्या तुम ये बात? इसको अलग अलग लिखने से बेहतर है ना कि इसको ऐसे लिखा जाए, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। हाँ या ना? अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्या है बच्चे इक्वेशन ऑफ, और डी अगर इसी प्लेन पे लाई करना है तो आर वेक्टर की जगह क्या बैठाओगे? बहुत बढ़िया, तो सीधे सीधे लिख दे देन डी वेक्टर डॉट यहाँ ए क्या आना चाहिए ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए। ये कितने के बराबर होना चाहिए? ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो ये कोप्लानर है, नहीं सेटिस्फाई किया तो कोप्लानर। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? तो 4 पॉइंट्स की अगर कोप्लानिटी हमें चेक करनी हो तो ये बात समझ में आ रही है कैसे? तो सीधा सीधा अगर इसको और ओपन करना चाहते हैं तो लिख दो डी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट डी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट। लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि हमारे लिए वो जो 4 पॉइंट से बढ़िया कंसेप्ट वो है जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रखा है कि हम 3 फॉर्म से, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं, नोट कर फटाफट इसको। हम इस पर नहीं जानेंगे, बस आपके बुक के शोभा के लिए है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या दिया है, तो हम सीधे उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके डिटरमिनेंट लगा लेंगे। बात समझ में आ रहा है? डिटरमिनेंट लगाने के बाद हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे, चौथा पॉइंट पुट करके देख लेंगे, सीधा सीधा बात। हम इसमें नहीं जाने वाले, बोर्ड का हिस्सा है नहीं और हम बोर्ड देने जानेंगे, ठीक है? तो हमारे लिए वो डिटरमिनेंट फॉर्म ही सबसे इफेक्टिव है, ठीक है? एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, नोट कर फटाफट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द 4 पॉइंट्स पहला पॉइंट है 0, -1, -1 कॉमा, दूसरा पॉइंट है -4, -4, एंड तीसरा पॉइंट है, पहले तीसरा पॉइंट है 4, 5, 1 एंड चौथा पॉइंट है आपके पास 3, 9, 4 आर कोप्लानर। हमें क्या शो करना है इन्हें? कोप्लानर, ठीक है? चल देखिएगा फटाफट। सबसे पहले 3 पॉइंट चूज कर ले, कौन सा चूज करना चाहता है? पहला 3 चूज कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं 3 पॉइंट से, जो कि हमारे पास 0, -1, फिर है -4, 4, सॉरी हाँ x -0 y +1 एंड z +1 -4 4 + 1 5 4 + 1 5 4 -0 4 5 + 1 6 1 + 1 2 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? तो हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाई आ गया 5 × 10 -6 × 25 -20 माइनस y +1 आ गया हमारे पास कितना -8 और -20 -28 और प्लस z +1 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास आ गया -24 -20 -44 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया -20x माइनस प्लस का 28y, ठीक है, और माइनस प्लस का 28 और यहां से आ गया माइनस का 44z और माइनस का 44 इक्वल टू 0। माइनस का कुछ कॉमन हो रहा है क्या? 4 कॉमन हो रहा है, 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x और 4 से प्लस का 7y प्लस का माइनस का 11z लिख देते पहले, ठीक है। और यहां से हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे 28 प्लस का 28 है और माइनस का 44 है, 28 + 38 38 + 44
16 में से 4 कॉमन हो गया, कितना -4 इक्वल टू 0। हम लिख देते हैं इसको 5x - 7y प्लस का 11z और प्लस का 4 इक्वल टू 0। चौथा पॉइंट पुट कर भैया कितना है 3, तो 5 3 15 और 9 माइनस का 63 प्लस 11 इंटू 4 44 और प्लस का 4 44 4 48 48 10 58 58 5 63 इक्वल टू 63 0। यानी ये चारों पॉइंट्स क्या है आपके कोप्लानर। हम राम कहानी में नहीं जा रहे। अगर 3 पॉइंट दिया है, बोला चौथा पॉइंट भी कोप्लानर, कोई अननोन इन्वॉल्व कर लेगा तो सीधा सीधा बात है कि भैया इसको निकालेंगे, उसको इसमें पुट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे कि अल्फा लैम्डा जो भी होगी उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ये आपका हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन की पहली अध्याय यानी पहला स्टेज समाप्त। ठीक है, चलिए नोट करें।